हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर वीडियो की इस कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ध्यान देना, जो स्टैंडिंग वेव हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो इन एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे जिससे हम इस एप्लीकेशन को समझ पाएं। देखिए, ध्यान से देना, इनका अपने आप में इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल टोन क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, राइट। तो देखिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी साउंड है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सब में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल टोन। इसको समझ सकते हो कि एक हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने बजाया तो उसमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जो टोन होगी, सबसे मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी की टोन होगी उसका नाम होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। ओके, इसके बाद देखिए नंबर 2 है ओवरटोन। ओवरटोन क्या होती है? ऑल फ्रीक्वेंसीज, यानी जितना भी साउंड हम सुन रहे हैं, ऑल फ्रीक्वेंसीज अदर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर ओवरटोन्स। जैसे हमारे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने बजाया, उसमें 10 फ्रीक्वेंसीज यानी 10 टाइप्स की कोई फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, उनमें जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो उसकी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जितने भी यानी 9 और बच गए, वो जो 9 है वो सब क्या है, ओवरटोन। क्लियर होगी बात, ओवरटोन का मीनिंग। अगला देखिए, एक वर्ड है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या होते हैं? तो देखिए, द फ्रीक्वेंसी विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज हार्मोनिक्स। यानी इसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में वे सभी फ्रीक्वेंसीज जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकती है जो हमने पहले पढ़ा है, उसकी इंटीग्रल मल्टीपल एन टर्म्स की फॉर्म में। जैसे हम एक एग्जांपल की फॉर्म में इसको लेते हैं। सपोज हमारे पास कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर एन 1.5 n 2n 2.5 n 3n 3.5 n 4n एक्सेट्रा, इतनी हमारे पास उस फ्रीक्वेंसीज हैं। किसकी है? किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितनी फ्रीक्वेंसीज वो जनरेट कर रहा है। अब इन सभी फ्रीक्वेंसीज में सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? n। ये तो 1.5 टाइम्स है n की, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी? n। इसको हम क्या नाम देंगे? फंडामेंटल टोन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहां और देखिए, ये जो रह गई इस n को छोड़ के रिमेनिंग जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं 1.5 2n 2.5 3n, ये जितनी भी हैं सब इस एक को छोड़ के, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को छोड़ के और जितनी भी होती है वो सब क्या होती हैं? ओवरटोन्स। अभी तो हमने पढ़ा है ओवरटोन में क्या लिखा है, ये देखिए, फ्रीक्वेंसीज आर ओवरटोन। तो these all are overtone as first overtone in। जैसे ये कौन सी है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, राइट। ये कौन सी है? सेकंड ओवरटोन। ये कौन सी है? थर्ड ओवरटोन। ओके, फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ, सिक्स्थ अप टू nth ओवरटोन्स, ऐसे हम इनको बोलते हैं। ये वर्ड्स हैं, इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए इन वर्ड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए, राइट। अब इसी में अगर हम ये देखें कि इंटीग्रल मल्टीपल, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल कौन कौन सी है, जैसे 2n है, एक तो ये आपकी n है, ठीक है, और एक है 2n, एक है 3n 4n 5n, इस प्रकार से लेंगे तो n 2n 3n 4n, ये सब क्या है? तो आंसर है ये सब हार्मोनिक्स हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में जो पहला बना, दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। इसका मतलब फर्स्ट हार्मोनिक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। फर्स्ट हार्मोनिक तो कौन सी होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
दिस इज व्हाट, सेकंड हार्मोनिक्स। सेकंड हार्मोनिक्स, ये कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक्स। तो हम लोगों को ये जो हमने पढ़ी है 3 टाइप्स की, इनका एक एक का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए और ये आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, ओवरटोन क्या होती है, हार्मोनिक्स क्या होती हैं। तो इस एक एग्जांपल से इन सबको आप समझ सकते हो। जैसे एन क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एन को और हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक्स। इसको छोड़ के जितनी भी बची उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको हम ओवरटोन्स बोलेंगे। ठीक है, ओवरटोन्स में पहली कौन सी होगी, ये। सेकंड कौन सी होगी, ये। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। इसमें हार्मोनिक्स कौन से हैं, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो। सपोज n, 2n, 3n, 4n, दीज ऑल आर हार्मोनिक्स। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारी है स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। देखो, स्टेशनरी वेव्स हमने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कहा था कि स्टेशनरी वेव तो स्ट्रिंग में होती हैं और आपकी ऑर्गन पाइप के अंदर होती हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन जो ले रहा हूं मैं, किस में ले रहा हूं, स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव कैसे बनती है। क्लियर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ रिवाइज करते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम। ये हमें पहले से पता है, स्पीड होती है। कोई भी स्ट्रेस्ड वायर है, सपोज यहां से यहां तक, ये एक स्ट्रेस्ड वायर है, इसके अंदर अगर कोई वेव जनरेट होती है, ऐसे ये अगर ये वेव जनरेट होती है तो इस वेव की स्पीड जो है वो किस फॉर्मूले से दी जाती है, v इज इक्वल टू रूट टी बाई एम। वह t इज व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड m इज व्हाट, मास पर यूनिट लेंथ, और वी कैन से मास डेंसिटी। क्लियर, चलते हैं आगे। अब इसी में इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड अपॉन वेवलेंथ। ओके, और स्पीड इज गिवन बाय रूट टी बाई एम। सो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन न्यू। दिस इज न्यू इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा रूट टी बाई एम। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। मीन्स ये हुआ कि किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर क्या निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे, किसकी फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में, टी की फॉर्म में और एम की फॉर्म में, तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें क्या करना होता है कि स्ट्रिंग जो है उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस करना होता है। स्ट्रिंग के अंदर क्या करना होता है, साउंड प्रोड्यूस करना होता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए जनरली आप प्रैक्टिकली सोचिए, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग जो होती है उसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, छोड़ देते हैं, मीन्स उसको प्लग करते हैं। प्लग करते ही वो वाइब्रेट करने लग जाती है, और वाइब्रेट करने के बाद थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। तो जब वो वाइब्रेट करती है, उस वाले केस में हम लोगों को साउंड सुनाई देता है। तो जो वो वाइब्रेट करेगी उसमें कितने टाइप्स से वो वाइब्रेट करती है, कितने टाइप से वो वाइब्रेट करती है, उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन ए स्ट्रिंग। क्लियर, तो अब हमें पढ़ना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल आपके नीट में भी आते हैं और जेई में भी आते हैं। क्लियर, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग को हम समझें तो इसके अलग अलग मोड्स होते हैं। इन सभी मोड्स को हम लोगों को पढ़ना है, याद करना है। पहला मोड देखिए, फंडामेंटल मोड कहते हैं इसको, या फर्स्ट मोड। फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट मोड, राइट। फर्स्ट मोड या फंडामेंटल मोड क्या होता है, देखिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, और आप ये समझिए कि ये एक स्ट्रिंग है। क्लियर, इस स्ट्रिंग को हमने यहां से पकड़ा और इतना डिस्प्लेस करके छोड़ा, इतना डिस्प्लेस करके छोड़ा। उस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर ये यहीं पर क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। इसमें जो भी वेव जनरेट हुई वो वहां से वापस रिफ्लेक्ट होएगी, और तो एक इधर से वेव बनेगी, एक इधर से वेव बनेगी, और इसमें एक स्टेशनरी वेव जनरेट
हो जाएगी। तो एक मोड इसका ये बन सकता है, ठीक है, जब ये इधर जाएगा और एक बार नीचे आएगा, क्योंकि स्टेशनरी वेव में हमने क्या पढ़ा है कि ये यहाँ जो स्ट्रिंग है उसका जो पार्टिकल है वही यहाँ जाता है मैक्सिमम पे, फिर 0 पे आता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस 0 पे आता है, ठीक है। तो पहला जो आपका मोड बनेगा वो ऐसा बनता है, दो नोड के बीच में केवल एक लूप बनती है, केवल एक लूप बनती है। क्लियर? अब अगर ये एक लूप है तो हमने पहले से पढ़ा है कि दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, या वेवलेंथ की हाफ होती है, λ/2। क्लियर? यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो अपने आप यहां क्या बना, एंटी नोड, यहां क्या है, नोड, और इस स्ट्रिंग की लेंथ हमने कितनी मान ली, L। ये डायग्राम थोड़ा सा आप देख लें, ओके। इस वाली केस को हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। अब अगर ये फंडामेंटल मोड हुआ या फर्स्ट मोड हुआ तो इसमें जो फ्रीक्वेंसीज बनेंगी उसमें फर्स्ट हार्मोनिक भी बनेगा, तो वो फर्स्ट हार्मोनिक हमें इसमें से निकालना है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, लेट लेंथ इज L एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज T, ओके। सो दिस लेंथ इज इक्वल्स टू λ/2, this length is equals to λ/2, so lambda is equals to 2L। फर्स्ट मोड के लिए हम इसको λ1 लिख रहे हैं, ओके। सो λ1 is equals to 2L, ठीक है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला न्यू इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, सो v अपॉन 2L। हमने किसकी वैल्यू पुटअप कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर दी। सो फर्स्ट हमें जो मिला आंसर फ्रीक्वेंसी का वो मिला v अपॉन 2L, v अपॉन 2L, ये हमें आंसर इसका मिला। सो दिस इज v/2L। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इसको हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल टोन। सो फर्स्ट हार्मोनिक इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू v/2L, ओके, ठीक है। v/2L लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 1/2L √T/m, बिकॉज वी नो दिस v इज इक्वल टू √T/m। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये रिजल्ट आपको याद रखना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फिर से, फर्स्ट हार्मोनिक इन ए स्ट्रिंग ν1 इज इक्वल टू v/2L और 1/2L √T/m। आगे चलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक की बात करते हैं। देखिए अब इसमें दूसरा केस कैसे बन सकता है। हमने क्या किया, ये दो नोड थे, वही दो नोड हैं, और एक बीच में यहां पे ये कंडीशन बनी। इसमें हम लोग ऐसे वेव बना सकते हैं और ये वेव बना सकते हैं, लेंथ वही है, बट इसका दूसरा केस ये बन सकता है। इसके अंदर आप देखिए दो लूप बनेंगे, 2 लूप्स, राइट, 2 लूप्स इसके अंदर बनेंगी। सो नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस तो λ/2 होती है, ये नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, λ/2। सो हियर L इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/2। तो यहां L की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, λ/2 प्लस λ/2। इसको हम बोलते हैं सेकेंड मोड। क्या बोलते हैं, सेकेंड मोड। सो L की वैल्यू आपकी मिली लैम्डा के इक्वल। सो यहां से सेकेंड फ्रीक्वेंसी हम निकालें तो ν2 इज इक्वल टू v/λ2, दिस इज इक्वल टू 2v अपॉन 2L। मैंने इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल रहे हैं वो कुछ इसी फॉर्म में हो जो हमने पहले निकाली है। तो इससे फायदा क्या होगा, v/2L, v/2L को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। सो v/2L और दिस इज इक्वल टू v1/L √T/m। इसको लिखा v ν2 इज इक्वल टू 2v ν1। इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। सो सेकेंड हार्मोनिक में और फर्स्ट हार्मोनिक में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, सेकेंड हार्मोनिक की वैल्यू फर्स्ट की जस्ट डबल होती है। इसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वाले को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सब क्या होती है, ओवरटोन। तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी आपकी। क्लियर होगी बात, ये आपकी फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि सेकेंड हार्मोनिक जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक का जस्ट डबल होता है। इस टाइप से हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और nth निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम थर्ड वाले का। थर्ड मोड इसका क्या बनेगा, देखो थर्ड और क्या बन सकता है। अब इसमें 3 लूप बनेंगे, 1
2 और 3, 1 2 और 3। दिस इज एल लेंथ, एल लेंथ में n और n के बीच लैम्डा बाई 2, दिस इज अगेन लैम्डा बाई 2 और दिस इज अगेन लैम्डा बाई 2। कितनी लूप बनी? 3 लूप। तो लूप को देख के हम हार्मोनिक्स को डिसाइड कर सकते हैं। 3 लूप है, थर्ड हार्मोनिक, 2 लूप है, सेकेंड हार्मोनिक, 1 लूप है, फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर? ओके। सो एल की वैल्यू यहां कितनी होगी? लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। कितना हुआ? 3 लैम्डा बाई 2, राइट? सो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 12 बाई 3, 12 बाई 3। सो म्यू 3 is equals to v by lambda 3. This is equals to 3v upon 12. 3v upon 12 and v by 12 again nu 1. So nu 3 is equals to 3 nu 1, यानी ये 3 का मल्टीप्लाई आएगी फर्स्ट के साथ। इसको हम थर्ड हार्मोनिक या फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड ओवरटोन। क्या हो जाएगा इसका नाम? सेकंड ओवरटोन। तो 1 2 3 ऐसे करते करते हम कितने पहुंच सकते हैं? nth पे पहुंच सकते हैं। तो हम nth का अगर एग्जाम्पल लें तो nth का एग्जाम्पल होगा लैम्डा n इज इक्वल टू 2l अपॉन n। ये हमारा nth के लिए वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? न्यू n इज इक्वल टू v बाई लैम्डा n। ये वैल्यू पुटअप कर देंगे और इससे हमें मिलेगा न्यू n इज इक्वल टू n इंटू न्यू 1, n इंटू न्यू 1। वैसे आप nth के लिए वेवलेंथ का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है? ओके। सो अगर हम जनरल इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी Vn इज इक्वल टू n इंटू न्यू n इज इक्वल टू n इंटू न्यू 1, या फिर यहां रख दे वैल्यू जिसकी, तो आ जाएगी रूट टी बाई एम की फॉर्म में n अपॉन 12 रूट टी बाई एम। n की वैल्यू पुटअप करते जाइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू nth हार्मोनिक्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया जिसको आप सब हार्मोनिक्स के लिए याद रख सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब यहां आप एक चीज देख रहे होंगे, n की वैल्यू हम पुटअप करते जाते हैं 1 2 3 4, तो आने वाले जितने भी हार्मोनिक्स होते हैं वो सब इसका मल्टीपल चलता रहता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी इसके अंदर हार्मोनिक्स मिले हैं वो सबके सब हार्मोनिक्स इसमें इवन नंबर भी मिल रहे हैं और ऑड नंबर भी मिल रहा है। 1 में मिल रहा है, 2 न्यू 1 मिल रहा है, 3 न्यू 1 मिल रहा है, 4 न्यू 1 मिल रहा है। तो इसमें इवन नंबर भी मिलते हैं और ऑड नंबर भी मिलते हैं। तो एक स्ट्रिंग के अंदर जो हार्मोनिक्स बनते हैं वो सभी इवन और ऑड दोनों को मिला के बनते हैं। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा? तो रेशियो बड़ा सिंपल हो गया, न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3। कितना हो जाएगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 3 अप टू n। तो ये आपका जितने भी स्ट्रिंग के अंदर हार्मोनिक्स बनेंगे उन सब का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेशियो की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि एक स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हो रहा है, वो स्ट्रिंग कैसी थी? स्ट्रेस्ड। तो उसका रूल क्या बना? स्ट्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनका रूल क्या हुआ? ये तो हमने हार्मोनिक्स निकाल लिए, फिर भी उसके रूल्स निकालें तो रूल्स अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हमें रूल्स की फॉर्म में स्टडी करना है। क्या फॉर्मूला है जरा देखो। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2l रूट टी बाई एम होता है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है? ये जो फॉर्मूला है यही सभी रूल्स बनाता है। कैसे? देखिए, टी कांस्टेंट रहेगा, एम कांस्टेंट रहेगा, न्यू और एल में क्या रिलेशन होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर एल और एम कांस्टेंट रहेगा तो न्यू और टी में क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग रोल बन सकते हैं। बड़ा सिंपल सा, फटाफट आप देखें इसका। फर्स्ट लॉ क्या बना रहे हैं? लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ मीन्स ये हुआ जो स्ट्रिंग थी आपकी, उसकी लेंथ जो है उस पर फ्रीक्वेंसी किस प्रकार डिपेंड करती है, ठीक है? तो देखिए, अगर हम ये कहें टी कांस्टेंट हो, एम कांस्टेंट हो, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यू एल इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट।
न्यू एल इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। दो कंडीशन में क्या लिखेंगे, न्यू वन एल वन इज इक्वल टू न्यू टू एल टू। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया, सिंपल। लेकिन रिमेनिंग क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। सेकंड देख लो इसका, लॉ ऑफ मास। मास में बड़ा सिंपल है कि हम टी को क्या मान लें, कांस्टेंट कर दें, टेंशन को लेंथ क्या है उसकी कांस्टेंट कर दे, तो न्यू क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ एम। देन न्यू इनटू रूट एम इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट। सो न्यू वन अपॉन न्यू टू इज इक्वल टू रूट एम टू अपॉन एम वन। ये सब रूल्स इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हम न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। थर्ड लॉ देखिए, लॉ ऑफ टेंशन का रूल है। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ टेंशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी when m is constant and l is also constant, then nu upon root t is equal to constant, then nu 1 is equal to nu 2 is equal to root t1 upon t2। ये आपका बन जाएगा। तो ये रूल्स हैं और ये अपने आप में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर, एक बनाते हैं अपन। देखो क्या है, देखो स्ट्रिंग की बात हो रही है। स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें ये वो सब चीजें नहीं दी हुई, उसकी डेंसिटी वगैरह गिवन हो, तो उसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, if rho is the density of the material and capital D is the diameter of the string, then mass per unit length। क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग जो थी उसमें रो क्या है, डेंसिटी, ये इसको m भी कह सकते हैं। D क्या है, कैपिटल D उसका डायमीटर है, और मास पर यूनिट लेंथ उसकी क्या बन जाएगी, तो m बाई एल बनेगी। ओके, तो यहां से मास को हम क्या लिख देंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू रो इंटू एल अपॉन एल। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये आपका मास हो जाएगा, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मिलता है पाई डी स्क्वायर रो बाई 4। ये स्मॉल एम की वैल्यू आप इजी वे में निकाल सकते हैं। अब हमारा न्यू क्या बन जाएगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2l रूट 4t बाई पाई डी स्क्वायर इंटू रो। ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी, t बाई एम, एम की जगह ये वैल्यू हमने पुटअप कर दी। तो 1/LD रूट t अपॉन पाई रो, ये हमें मिल गया। तो न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट रो, यह आ जाएगा, और यह आ जाएगा न्यू रूट रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सब कांस्टेंट मानते हैं तब ऐसा होगा। सो न्यू वन रूट रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन न्यू वन अपॉन न्यू टू इज इक्वल टू रूट रो टू अपॉन रो वन। ये बड़ा इजी से चीजें हैं जिनको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, और इसी से सारे न्यूमेरिकल आपके बन जाएंगे। साथ साथ आपको पूरे हार्मोनिक्स पता होने चाहिए, उन पे आपके न्यूमेरिकल सेट होते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। The vibration of a string fixed at both ends are given by y is equals to 5 mm sin 1.5 centimeter inverse x cos 314 secant inverse into t। ये आपको इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, तो आंसर है कि स्ट्रिंग है जो फिक्स की हुई है दो एंड्स के बीच में, उसमें वाइब्रेशन के लिए ये हमें दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म इन द वाइब्रेशन। तो इस वाइब्रेशन में कितने लूप बनेंगे ये हमसे पूछा गया। ये दोनों के बीच में वायर है, स्ट्रिंग है, इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितनी बनेंगी हमारे पास, ये हमसे पूछा गया है। मीन्स हमसे पूछा गया है एन की वैल्यू। इस एन की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करें, तो आंसर है हमारा लेमडा जो फॉर्मूला होता है, लेमडा एन इज इक्वल टू 2l अपॉन एन। अभी मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो ये लेमडा एन इज इक्वल टू 2l अपॉन एन होता है। तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2l अपॉन लेमडा एन। ये आपका एन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो आंसर है लेमडा चाहिए। तो लेमडा क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं पता, तो फिर लेमडा कैसे निकाले। तो लेमडा निकालने के लिए हमें जो गिवन है वो केवल इक्वेशन गिवन है। क्या हम इस इक्वेशन से लेमडा निकाल सकते हैं, आप पॉज करके निकालने की कोशिश करें, मैं करा देता हूं।
देखिए, अगर मैं लेमडा निकालूं तो ये होता है इसका एम्पलीट्यूड, साइन ये क्या है के, ये एक्स, ये ओमेगा, ये टी, राइट। इसका मतलब हुआ कि के की जो वैल्यू है वो 1.57 है, 1.57, और के होता क्या है 2 पाई बाई लेमडा। क्या हम लोग यहां से लेमडा निकाल सकते हैं? यस। कितना आएगा? तो आएगा 1.57, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3.14, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। ये लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू एल, कितना 10, 10 गिवन है क्या? एन की वैल्यू 10 अपॉन 4, इसको सॉल्व किया कितना आया 2, और ये हो गया 5। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 5। यानी इस वाले केस में अगर ये ऐसी वेव है तो इसके अंदर 5 लूप बनेंगी, यानी देखा जाए तो फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। कौन सा हो गया? फिफ्थ हार्मोनिक। क्लियर हो गई बात? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ढंग से देखें इसको। ए वायर हैविंग ए लीनियर मास डेंसिटी 5 into 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर is stretched between two rigid support with a tension of 450 न्यूटन। ये दो रिजिड सपोर्ट है, इनके बीच में एक वायर को खींचा गया, स्ट्रेच किया हुआ है, और कितने फोर्स से? तो इसमें एक टेंशन बनी हुई है T इज इक्वल टू 450 न्यूटन, इतने से। फिर कहता है द वायर रेजोनेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 420 हर्ट्ज। ये जो वायर है, सोनोमीटर होता है एक डिवाइस, वो आप पढ़ लेना, तो उसके अंदर रेजोनेंस बनता है। तो रेजोनेंट का मतलब फ्रीक्वेंसी का मैच होना। तो इस वायर के अंदर एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्ज। 420 हर्ट्ज पे ये वायर क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है। फिर कहता है द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सेम वायर, यही वायर रेजोनेट इज 490 हर्ट्ज, 490 हर्ट्ज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये एक वायर है, इसके अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अब वो जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो किसके साथ मैच हो रहे हैं? 420 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हैं। दूसरा किसके साथ मैच हो रहे हैं? 490 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हैं। बट हमें पता नहीं कि वो फ्रीक्वेंसी है कितनी, इसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं कितने, वो हमें निकालना है। मतलब हमें निकालना है एन की वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूं पहले वाली ν1 इज इक्वल टू 420 है और दूसरी वाली ν2 इज इक्वल टू 490 हर्ट्ज है। इस वायर की लेंथ में मान लेता हूं L है। तो देखिए मास M कितना दिया हुआ है? 5 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। न्यू का फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? याद करो, न्यू का फॉर्मूला था N/2L √T/m। ये हमारा न्यू का फॉर्मूला है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पहले कितनी दी हुई है? 420। 420 पे नंबर ऑफ लूप्स क्या है? हार्मोनिक्स नहीं पता हमें, तो हम लिखा N/2L, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा? T/m। एक केस तो ये बन गया। दूसरे में ये होता है 490 पे मैच, तो 490 इज इक्वल टू, बट उस वाले केस में इन्होंने लिखा क्या है? द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके लिए जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी है वो अगर हमने n मानी है तो इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? n+1, ठीक है, अपॉन 12। लेंथ वही थी, सेम वायर है, तो टेंशन वही है और मास भी वही है, तो सब चीजें दोनों क्या रहेंगी? सेम रहेगी। अब ये इक्वेशन जो दो बन गई, इन दोनों इक्वेशन से हमें करना क्या है? सिंपल, इन दोनों इक्वेशन से n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकाले? तो देखो, डिवाइड कर दूं क्या? 2/1, 2/1, 2/1 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 490 अपॉन 420, दिस इज इक्वल टू n+1 अपॉन n। यह आपका कैंसल।
तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1 + 1/n = 49/42। तो 1/n = 49/42 - 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 49 - 42/42। सो दिस इज इक्वल टू 7/42। तो ये कितना है 6। तो n की वैल्यू कितनी आई 6। तो अभी तो हमने n की वैल्यू का फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अब हमें लेंथ निकालनी है, लेंथ। तो n की अगर वैल्यू आ गई तो क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। n की वैल्यू आ गई तो लेंथ का फॉर्मूला यहीं से ये यहीं से आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा 420। दिस इज इक्वल टू n/2 × l रूट टेंशन कितना दिया हुआ है, तो आंसर है 450। n की वैल्यू 6 थी, अपॉन m कितना दिया हुआ है 5 × 10⁻³ तो यहां से हम l की वैल्यू निकालेंगे और वह l की वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी 2.1 मीटर के आसपास। इसके आसपास वो l की वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन था, एक बार नहीं 2 बार आप इसको सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है A string is cut into 3 parts having fundamental frequencies n1, n2 and n3 respectively। ये स्ट्रिंग थी। इस स्ट्रिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, तो इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी n1, इसकी n2 और इसकी n3। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n। तो इसकी ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी मानी n। उस n के लिए एक्सप्रेशन निकालनी, यानी n की वैल्यू इनकी टर्म्स में हमें निकालनी है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n मान लेंगे और इनकी सेपरेटली n1, n2 और n3 हो गई। तो ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? सोचो, पोज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम लोगों को देखा जाए तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n मीन्स ये हुआ कि जो न्यू है वो क्या है n। न्यू हमें क्या गिवन है? n गिवन है। और न्यू की जो फॉर्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू 1/12√T/m, स्ट्रिंग के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहां से l की वैल्यू क्या आ जाएगी? l की वैल्यू आ जाएगी 1/2√T/m। ये आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में और इस स्ट्रिंग में क्या डिफरेंसेस हैं? तो स्ट्रिंग वही है, केवल लेंथ का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और किसका डिफरेंस आ रहा है? आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा सभी चीजें क्या है? कांस्टेंट। तो यहां देखते हैं, देखो कांस्टेंट m क्या है? कांस्टेंट 2 क्या है? कांस्टेंट। मीन्स ये हुआ कि 1/2 और मैं लिखूं तो √T/m सब क्या है? कांस्टेंट। अगर ये सब कांस्टेंट हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट, ये l इज कांस्टेंट आ जाएगा 1/ν, 1/ν। और हम इसको कांस्टेंट को क्या लिख दूं मैं? k। ठीक है, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं l इज इक्वल टू k/ν। l इज इक्वल टू k/ν और न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? n। तो कुल मिला के आपको एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ l इज इक्वल टू k/n। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है? l इज इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस l3। सो दिस इज इक्वल टू k/n और दीज आर n1, k/n2 और k/n3। k से के सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा? 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3। ये आपकी इसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसके आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स, देखिए सेकेंड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग डिफर बाय 54 हर्ट्ज, डिफर बाय 54 हर्ट्ज, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मीन्स न्यू वन हमें निकालनी है। और न्यू वन क्या होता है पता है क्या?
v/2l। ठीक है, ओके। अब देखिए इसने जो कहा है सेकंड एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स कितने हर्ट्ज से डिफर दिखा रहा है, 54 हर्ट्ज, यानी ν5 माइनस ν2 इज इक्वल टू 54। ये तो है हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स माइनस सेकंड हार्मोनिक्स इज इक्वल टू 54। फिफ्थ हार्मोनिक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 5v/2l माइनस ये कितना बन जाएगा, 2v/2l इज इक्वल टू 54। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3v/2l इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से v/2l इसको आ जाएगा, काट देंगे, कितने से जाएगा, 18 से, तो कितना आया 18। और v/2l क्या होता है, ν1, सो ν1 इज इक्वल टू v/2l, दिस इज इक्वल टू 18। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, 18 आपकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ये स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स हो गए। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।